हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज की वीडियो में हम अपने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा रहेगा ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस या फिर ओआरएस के बारे में, और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा फिजियोलॉजी एसिड बेस बैलेंस। तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। और जो ये सेकंड वाला टॉपिक है फिजियोलॉजी एसिड बेस बैलेंस, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज़ से, क्योंकि ये हमारा काफ़ी बार लॉन्ग में पूछा जाता है फिजियोलॉजी एसिड बेस बैलेंस। तो इसको बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना है। और बाकी इसमें जो ओआरएस वाला क्वेश्चन है ये हमारा लगभग 2 मार्क्स, 5 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स में आता है। ये कभी मतलब 10 मार्क्स में नहीं आता है। ज़्यादातर तो मोस्टली ये ओआरएस की डेफिनेशन ही पूछी जाती है, मतलब कि 2 मार्क्स में। तो अगर 5-7 मार्क्स में आएगा तो इसका ये जो कंपोजिशन वगैरह है, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए अब बिना देर करे इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। तो आज की वीडियो में तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हमारी यूनिट 2 चल रही थी और उसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा था। तो आज की वीडियो में हमारे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 2 है, उसका चैप्टर 2 इसी टॉपिक्स के साथ कवर हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 3 में बाकी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और बाकी इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, फ्रीली आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओआरएस या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशंस के बारे में। तो यहाँ पे जो सोल्यूशंस है, ठीक है, तो सोल्यूशन को हम कई जगह क्या बोलते हैं, सॉल्ट। यहाँ पे हम कभी कभी इसको हम सॉल्ट के नेम से भी बोल देते हैं। सॉल्ट मतलब नमक। अब इसको हम सॉल्ट क्यों बोलते हैं, बेसिकली इसमें जो हम कंपोजिशन वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें हमारे जितने भी सॉल्ट्स वगैरह होंगे, मतलब कि इसमें हमारे सॉल्ट ज़्यादातर ही प्रेजेंट होते हैं। कंपोजिशन वगैरह में आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा NaCl हो गया या फिर KCl हो गया। अब जैसे कि ओआरएस के बारे में अगर हम डीपली में जानें तो जैसे कि हमारी बॉडी है, तो बॉडी में जो हमारी फ्लूइड की कमी हो जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मतलब बता रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देखें, तो आगे की वीडियोस आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। तो अब यहाँ से समझे तो मान लीजिए जैसे कि कभी कभी हम लोग को वॉमिटिंग वगैरह या फिर डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हमारे क्या होता है ना कि बॉडी के जो फ्लूइड होता है वो हमारी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकल जाता है। अब जैसे कि वॉमिटिंग वगैरह लगातार 2-3 वॉमिटिंग होने लगती है, तो जो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड होता है अप्रॉक्स, तो हमारी बॉडी में कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है, 50-60% अप्रॉक्स प्रेजेंट होता है। तो जब लगातार वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है तो हमारी बॉडी से जो फ्लूइड होता है वो कम होने लगता है, क्योंकि वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाता है ज़्यादातर। और बाकी लूज मोशंस वगैरह हो गया, फिर डायरिया वगैरह हो गई, इन टाइप्स की डिजीज़ हो जाती है, तो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो जाती है। और जब हमारी बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो जाएगी तो आप लोगों को पता है कि जो फ्लूइड्स है उसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं कुछ आयंस, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब हमारी बॉडी में फ्लूइड्स मतलब कि जब बाहर निकल जाएगा वॉमिटिंग के थ्रू, तो उसके थ्रू हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं वो भी उन्हीं के साथ निकल जाएंगी। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की भी हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं। तो जब हमारी बॉडी में फ्लूइड्स के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाएंगे तो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस होगा वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, मीन्स डिसबैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती है, जैसे कि वॉमिटिंग वगैरह होती है तो काफ़ी सुस्ती आ जाती है। तो उस टाइप से, क्योंकि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो लगभग जब निकल जाता है तो हमारी बॉडी जो होती है वो अनस्टेबल थोड़ा फील करती है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। तो इस वीडियो में हम ओआरएस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा ओआरएस होता है बेसिकली ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या फिर सॉल्ट, ये क्या करता है, ये जो डिजीज़ आ रही है मतलब वॉमिटिंग वगैरह, लूज मोशन वगैरह, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा ही हमारा हेल्पफुल होता है ओआरएस। तो इस सिचुएशन में बेसिकली हम ओआरएस का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मीन्स फ्लूइड को रिकवर करने में हेल्पफुल होता है। तो अब जब हम यहाँ पे ओआरएस को यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में टेक्निकल टर्म में। तो इट इज़ अ सोल्यूशन विच आर यूज टू ट्रीट फ्लूइड लॉस विच अकर्स ड्यू टू डायरिया, वॉमिटिंग और अदर डिजीज़। तो इस सबको मिला के हम यहाँ पे बोल देते हैं डिजीज़ मतलब डिहाइड्रेशन। डी मतलब डिलीट हो जाना और हाइड्रेशन मतलब जो हमारी बॉडी में फ्लूइड वगैरह है वो कम हो जाना। इसी को हम क्या कह देते हैं, यहाँ पे डिहाइड्रेशन कह देते हैं, जो कि हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो ओआरएस होता है इसी डिहाइड्रेशन को यहाँ पे क्या करता है, फुलफिल करता है।
तो अब हम यहाँ पे ORS जो होता है बेसिकली काम कैसे करता है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो ORS होता है, बहुत लोगों ने देखा होगा और यूज़ भी किया होगा कि इस पाउच के फॉर्म में आता है ORS। और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब कि वाटर में एक हम ग्लास लेते हैं, उसमें वाटर में इसको हम पूरा यहाँ पे डिज़ोल्व कर देते हैं। उसके बाद हम जिसको भी मतलब प्रॉब्लम हुई होती है लूज मोशन या फिर वॉमिटिंग वगैरह के, उसको हम दे देते हैं। तो हमारे ORS में प्रेजेंट क्या होते हैं, बेसिकली हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो उसी के थ्रू जब वो इंसान पी लेता है तो वहाँ पे जो मतलब कि फ्लूइड की कमी हुई होती है, तो वहाँ पे ORS के थ्रू वहाँ पे फ्लूइड की कमी थोड़ा थोड़ा सा रिकवर होने लगती है, क्योंकि हमारे ORS में इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर हमारे कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे फ्लूइड की कमी को वहाँ पे पूरा कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो ORS होता है, ये हमारा एक तरीके से सिंपल, बहुत काफ़ी ज़्यादा सिंपल, बस खाली पानी में घोलो और पी जाओ। और ये चीप भी होता है, मतलब एक पाउच के फॉर्म में आता है, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। एन इफेक्टिव वे टू ट्रीट डिहाइड्रेशन एंड रीस्टोर फ्लूइड लॉस। ये बेसिकली क्या करता है, एक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है, जो कि हमारे डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम को ट्रीट करता है और हमारी जो बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है उसको रीस्टोर करता है। और इसके अलावा ORS क्या क्या प्रोवाइड करता है, इसमें हमारे कुछ आयंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर एंड अदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे ORS में ये सभी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अब यहाँ पे सिंपल सी ORS के बारे में डेफिनेशन वगैरह होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन तो बहुत तरीके की होती हैं। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख के ORS के बारे में। बाकी ये भी हमारी एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर है, अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग इसको लिख के आराम से आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके कंपोजिशन ऑफ ORS के बारे में। और यही टॉपिक हमारा कई बार 5 to 7 मार्क्स में पूछा जाता है, अगर लॉन्ग में आता है तो बाकी हमने इसके नाम वगैरह तो पहले ही यहाँ पे बता दिया, जैसे कि ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है हमारे ORS में। अब जो ORS का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो हमारे पहले क्या था, 310 m ऑस्मोलैरिटी M/L, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला रिप्लेस होके हमारा एक नया फॉर्मूला क्या आ जाता है, ये जो अब मतलब आया है न्यू फॉर्मूला, वो आ जाता है हमारा 245 MOSM/L, मतलब कि ये 245 M ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे आ जाता है, इसका जो नया वाला फॉर्मूला है। और ये जो न्यू वाला फॉर्मूला रिकमेंड किया गया है किसके थ्रू, WHO के थ्रू, मतलब कि WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करती है, हमारी हेल्थ वगैरह को काफ़ी अच्छे से संभाल के रखती है। कि यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये जो मतलब नया जो फॉर्मूला आया है, तो इसकी कंपोजिशन वगैरह यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती है, किसमें इसमें कितनी किसकी कंसंट्रेशन वगैरह होगी, और इसमें जो इसकी टोटल ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है 245। तो अब यहाँ पे हम देखें तो टोटल हमारे यहाँ पे 5 कंपाउंड आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है NaCl, और ये हमारा 2.6 ग्राम में प्रेजेंट होता है, इसकी ये अमाउंट होती है। तो पहले ही बता दें तो ये दो जो कंपोजिशन अमाउंट वाला जो पार्ट है ये दोनों अलग हैं, और ये वाला जो आयंस वाला है ये अलग है, और जो कंसंट्रेशन वाला है ये भी हमारा पार्ट अलग है, मतलब कि ये जो सारे जितने भी कंपाउंड्स लिखे हुए हैं ये इनकी कंसंट्रेशन है कि हमारे कितने में प्रेजेंट हैं। फिर हमारा जो NaCl होता है ये हमारे आप लोग को सभी लोग को पता होगा कि ये हमारे अगर आयंस के फॉर्म में होता है तो ये होता है Na+, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारी होती है 75 स्मॉल m एंड कैपिटल M। फिर KCl की बात करें तो इसका जो अमाउंट होता है मतलब कि हमारे 1.5 ग्राम में प्रेजेंट होता है। इसके जो आयंस होते हैं ये हमारा मतलब कि डिनोट किया जाता है K पॉजिटिव से, और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ये हमारे 20 स्मॉल m एंड कैपिटल M में प्रेजेंट होता है, मतलब इसकी इतनी कंसंट्रेशन होती है। अब थर्ड हमारा आ जाता है ट्राई सोडियम सिट्रेट, तो ये बेसिकली हमारा एक बेसिक की तरह काम करता है। इसका अमाउंट होता है ये हमारे 2.9 ग्राम में प्रेजेंट होता है। आयंस इसके होते हैं Cl-, और इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 65 mm। अब जो हमारा ग्लूकोज होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है पूरे सोल्यूशन में लगभग 13.5 ग्राम, ठीक है। और ये इसका जो कंसंट्रेशन होती है इसकी ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे होती है 10 mm। और ये हमारे किसके फॉर्म, ये जो आयंस होते हैं इसकी किस फॉर्म में होते हैं, सिट्रेट के फॉर्म में होते हैं। अब बाकी लास्ट इसमें आ जाता है वाटर, तो वाटर हमारा इसमें लगभग इसकी जो अमाउंट होती है वो हमारा 1 लीटर होता है, और ये इसका जो आयंस इसमें प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है ग्लूकोज, और इसकी कंसंट्रेशन हमारी होती है बेसिकली ऑस्मोलैरिटी होती है 75 mm। अब जो इसकी आयंस, जैसे ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली, इसके आयंस किसके इसके होते हैं, जैसे कि NaCl में हमारा Na पॉजिटिव होता है, KCl में हमारा K पॉजिटिव होता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट में Cl- होता है, ग्लूकोज में आयंस हमारे होते हैं सिट्रेट, वाटर में हमारे आयंस होते हैं ग्लूकोज। तो यही
यही हमारा हो जाता है यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ ओआरएस। जैसे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं ओआरएस एंड कंपोजिशन ऑफ ओआरएस के बारे में, तो आप लोग को यही सारी चीज़ें लिख के आनी है। अब जैसे कि बहुत लोग केसेस में क्या होता है ना कि एक्यूट डायरिया हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो पोटेशियम आयन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं। तो इस चक्कर में हमारा क्या होता है कि ये हमारा हो जाता है पोटेशियम जो होता है, मतलब के पॉजिटिव, ये हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाता है ओआरएस का, ठीक है, जो कि हमारे ओआरएस में प्रेजेंट होता है, ये वाला आयन के पॉजिटिव, मतलब कि पोटेशियम। और बाकी इसके अलावा हमारे कुछ बाइकार्बोनेट सिट्रेट वगैरह होते हैं जो कि हमारे मतलब कि ओआरएस में ऐड किए जाते हैं बेसिकली, जो कि हमारे क्या करते हैं, एसिडोसिस को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। एसिडोसिस मतलब जो हमारी बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एसिड, तो उसको ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये हमारी जो बाइकार्बोनेट सिट्रेट वगैरह है। इसके अलावा ये जो सोडियम वगैरह ये जो है, ये हमारा क्या करता है, हमारी बॉडी में वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारी जो बॉडी में फ्लूइड मतलब बार बार कम हो रहा था वो हमारा थोड़ा थोड़ा सा रिकवर होने लगे, मतलब वाटर की वजह से हमारा थोड़ा सा ये स्टेबिलिटी बनी रहे, और हमारा जो फ्लूइड है जो बार बार वॉमिटिंग के थ्रू निकल रहा था, फिर जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, हमारी बॉडी में आयंस की कमी पूरी हो जाए। तो अब इसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते हैं, मतलब इसको हम लेते कैसे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि इसको हम ओरली लेते हैं, जैसे कि बाई माउथ। तो इसको लगभग यहाँ पे हम हाफ से 1 घंटे के अंदर, मतलब कि आधा या फिर 1 घंटे के अंदर इसको हम पी सकते हैं। तो अब जैसे कि जिस टाइम वॉमिटिंग वगैरह शुरू होती है उसी की बिगिनिंग में आप लोगों को क्या करना है कि 5 से 7.5 मतलब कि 7.5 इसकी जो वॉल्यूम होगी वो हमको लेते रहना है, लगभग 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर। मीन्स 2-4 घंटे में इसकी जो वॉल्यूम होगी 5 से 5.5% आप लोग को पीते रहना है, तो वो जो मतलब प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है। ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि इस तरीके से आप लोग इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं अपनी बॉडी में। अब इसके अलावा इसके कुछ हमारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और इसके यूजेस भी होते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स हमारे हो जाते हैं जैसे कि हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया। तो यहाँ पे हाइपरनेट्रीमिया मतलब कि हमारा जो सोडियम, मतलब कि हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए, या फिर हाइपरकैलेमिया यानी कि पोटेशियम की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, तो ये हमारे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर हाइपरनेट्रीमिया है इट मीन्स सोडियम यहाँ पे हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है जो ओआरएस में प्रेजेंट है। अगर बार बार इंसान मतलब एक आधे घंटे पे पी ही रहा है, उस तरीके से यहाँ पे सोडियम या फिर पोटेशियम की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी हमारे कुछ ओआरएस के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। अब बेसिकली इसकी यूज़ की बात करें तो ये हमारा बेसिकली यूज़ होता है जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी मतलब लेवल को मेंटेन करने के लिए, जो मतलब हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे थे उसके लेवल को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, और ये हमारे जो फ्लूइड लॉस हो रहा था उसको ओवरकम करने में यूज़ किया जाता है। तो अब इन्हीं सब प्रोसेस में हमारी एक और थेरेपी आ जाती है जिसको हम कहते हैं ओआरटी। ओआरटी मतलब इसी का पार्ट है, तो ये हम इसको हम कह देते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो ये बेसिकली हमारा सिंपल चीप इफेक्टिव थेरेपी होती है जो कि हमारी डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने में हेल्प करती है, जैसे कि डिहाइड्रेशन की वजह से जो डायरिया वगैरह हो जाता है उसको ट्रीट करने में हेल्प करती है। अब इसका एग्जांपल हो जाता है ओआरएस। जो ओआरएस है ये हमारा ओआरटी के अंडर में ही आता है, जो कि हमारे इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली हमारा था पूरा का पूरा फंडा ओआरएस के बारे में। आई होप आप लोग को कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। तो अगर एग्जाम में आता है तो अगर लॉन्ग में आएगा तो क्या पता ओआरएस की डेफिनेशन वगैरह, कंपोजिशन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, साइड इफेक्ट, यूजेस एंड ओआरटी, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को लिख के आना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का, जो कि हमारा है फिजियोलॉजी एसिड बेस बैलेंस। तो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस में हम ये पढ़ेंगे बेसिकली कि हमारी बॉडी में जो एसिड बेस होता है उसको हम मतलब कैसे बैलेंस करते हैं, वो बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एसिड बेस बैलेंस हम बनाते कैसे, वो चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप हम समझेंगे कि बैलेंस होता क्या है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में आप लोगों को पता है कि हमारे बहुत सारे फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सलाइवा हो गया, एचसीएल वगैरह हो गया जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे क्या करता है मतलब कि खाने को पचाने का काम करता है। तो ये बहुत सारे हमारे फ्लूइड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उनका भी एक नेचर होता है, जैसे कि कोई एसिडिक नेचर का होता है और कोई हमारे बेसिक नेचर का होता है, और हमारे कुछ सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि जो एसिड या फिर बेस मतलब कि जो एसिडिक नेचर के हैं या फिर बेसिक नेचर के हैं उनका भी तो कोई पीएच होता है। तो एसिड्स का पीएच होता है लगभग 0 से 7 तक, और यहाँ पे बेसिक का पीएच होता है लगभग 7 से 14 तक। तो
अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे तो हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो भी तो एक तरीके का हमारे बॉडी का फ्लूइड है, तो वो उसका जो पीएच अगर हम देखें तो लगभग अप्रॉक्स हमारा 7.42 होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो 7.42 आप लोग देख रहे हो कि बेसिक से थोड़ा स्लाइटली ऊपर होता है, मतलब कि 7 से ऊपर है, इट मीन स्लाइटली बेसिक है हमारा जो ब्लड का पीएच है। तो हमारे जो ब्लड का पीएच होता है ये हमारा फिक्स होता है 7.42, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये हमारा स्लाइटली बेसिक है, क्योंकि हमारा ये 7 से ऊपर है, स्लाइटली बेसिक। तो अब मान लो जैसे कि यहाँ पे जो हमारा ब्लड है, अगर इसके हम पीएच को थोड़ा सा एसिडिक की तरफ कर दे या फिर ज़्यादा बेसिक की तरफ कर दे, तो जो हमारे ब्लड का जो प्रॉपर वर्क होगा हमारी बॉडी में वो अच्छे से नहीं होगा, ना ही तो मतलब कि जैसे कि ऑक्सीजन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी लेने में, या फिर जो न्यूट्रिशन वगैरह जो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में पहुँच रहा है वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इम्बैलेंस हो जाएंगी, हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे बॉडी में जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उनका जो जो पीएच है, मतलब जो एग्जैक्ट पीएच है, जो फिक्स पीएच है वो उतना ही होना चाहिए, मतलब कम ज़्यादा अगर हुआ तो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमको देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए हमारे जो बॉडी का पीएच है वो हमारा जिस जिस सब्सटेंस के, मतलब जो जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो हमारा एकदम फिक्स होना चाहिए, एंड होता भी है, ठीक है। मतलब कम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फिर हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता है। इसीलिए ये जो हमारा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इतना तो आप लोग समझ गए कि मतलब फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, ठीक है। अब ये हमारा डिपेंड किस पे करता है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो अगर हम डिफाइन करें अपने पीएच को, ठीक है, तो इट इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन, मतलब कि जो अगर पीएच हमारा जो होता है ये बेसिकली हमारे H+ आयन पे ही डिपेंड करता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, H+ आयन हमारे एक तरीके से पॉजिटिव भी, मतलब कि प्रोटॉन भी कहलाता है, ठीक है। तो पीएच जो होता है ये बेसिकली हमारे H+ आयन्स पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में समझे तो अगर हमारा जो पीएच है अगर वो हमारा 7 से नीचे है तो हमारा मतलब लो पीएच अगर हमारा है 7 से नीचे है तो वो हमारा कहलाएगा एसिडिक। तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो हमारे हाई कंसंट्रेशन में हो जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में समझे तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन हमारे होंगे उतना ज़्यादा हमारा कोई भी सोल्यूशन एसिडिक होगा, और जितने ज़्यादा कम हमारे, मतलब कि जितना कम हमारे हाइड्रोजन आयन्स होंगे उतना ही हमारा जो सोल्यूशन होगा वो हमारा बेसिक होगा। तो ये इसका सिंपल सा फंडा होता है, मतलब कि अगर हमारा जो पीएच अगर लो है मतलब एसिडिक है तो उतनी ज़्यादा हमारी कंसंट्रेशन हाई होगी किसी H+ आयन्स की। लेकिन अगर हमारा बेसिक मतलब हाई पीएच है 7 से 14 है, ठीक है, तो उसकी जो H+ आयन्स की कंसंट्रेशन होगी वो हमारी कम होगी। तो ये सिंपल सा फंडा आप लोग समझ गए। तो इसीलिए हमारी बॉडी में मतलब कि एसिड बेस बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे कि एग्जांपल पे हमने आप लोग को समझाया था किसका, ब्लड का पीएच। तो ब्लड का पीएच हमारा अप्रॉक्स कितना होता है, 7.42 होता है। उसकी जो रेंज होती है वो हमारी लगभग होती है 6.8 से 8.0। लेकिन अगर यहाँ पे हमारी बेसिक रेंज देखी जाए तो हमारी क्या होती है 7.35 से 7.45 तक, यानी कि जो हमारे ब्लड का जो बेसिक रेंज है वो हमारा इतना होता है 7.35 से 7.45। यानी कि अगर हम बोल देते हैं कि हमारे जो ब्लड का पीएच है अगर हमारे 7.35 से 7.45 तक है, उसके बीच में है, इट मीन्स हमारा जो ब्लड का पीएच है वो हमारा नॉर्मल है। लेकिन अगर हमारे ब्लड का पीएच 7.35 से कम हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं इस कंडीशन को एसिडोसिस। अब एसिडोसिस मतलब ये हमारा किस में चला गया, एसिडिक फॉर्म में चला गया। मीन्स ब्लड का जो नेचर हो गया वो हमारा क्या हो गया, एसिडिक हो गया। लेकिन अगर हमारा 7.45 से अगर बढ़ जाता है हमारा जो ब्लड का पीएच है तो वो हमारा किसकी तरफ चला जाएगा, एल्कोलोसिस। एल्कोलोसिस मतलब बेसिक नेचर की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। एल्कोलोसिस मतलब एल्कलाइन, मतलब कि बेसिक। लेकिन यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हमारे जो ब्लड का नेचर है अगर मतलब कि यहाँ एसिडोसिस मतलब 7 से नीचे जाती है तो हमारी हो जाती है क्या, डेथ। और यहाँ पे जो बेसिक में है एल्कोलोसिस में अगर वो 8 के ऊपर बढ़ जाता है तब भी यहाँ पे डेथ कॉज हो सकती है। इसीलिए हमारे इस ब्लड का मतलब कि ब्लड या फिर किसी भी सब्सटेंस को हमारी बॉडी में उसके एसिड एंड बेसिक नेचर को बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे जो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब इस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ हमारे आ जाते हैं लगभग 3 सिस्टम। सबसे पहला हमारा हो जाता है बफर सिस्टम, सेकंड रीनल सिस्टम एंड थर्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए इन तीनों सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं।
तो फर्स्ट वाला जो बफर सिस्टम है ये आप लोग अच्छे से मतलब प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में अगर आप लोग को पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा। तो बफर सिस्टम मतलब जो बफर होता है ये बेसिकली इसका वर्क क्या होता है, चलिए फिर से एक बार आप लोग के लिए रिवाइंड कर दें। तो मान लीजिए कोई भी हमारा एक सोल्यूशन है, ठीक है, अगर जो हमारे जो मतलब कि इस सोल्यूशन में अगर हम बफर्स की कुछ बूंदे या फिर कुछ ड्रॉप डाल देते हैं तो जो हमारा ये मतलब कि सोल्यूशन होगा इसका पीएच रेजिस्ट हो जाएगा, मतलब कि ना जितना पीएच है ना उससे ज़्यादा होगा ना ये उससे कम होगा। मतलब कि बफर एक तरीके से इस सोल्यूशन के पीएच को मेंटेन करने का बेसिकली काम करता है। तो बफर्स आर थोर सोल्यूशन विल रेजिस्ट द पीएच चेंज, ठीक है, वो पीएच को यहाँ पे चेंज नहीं होने देता है जिस भी सोल्यूशन में हमारा जो बफर अगर डाला जाए तो, ठीक है, उस सोल्यूशन का जो पीएच होता है वो मेंटेन रहता है, रेजिस्ट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा हो जाता है बफर सिस्टम। ये हमारी वो मतलब कि वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, पीएच को रेजिस्ट कर देते हैं, मतलब कि ये हमारे पीएच को रेजिस्ट करते हैं, विच मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, जो कि हमारे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं और जो किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को ये क्या करते हैं, रेजिस्ट करके रखते हैं। अब ये रेजिस्ट कैसे करते हैं, चलिए उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए हमारा एक सोल्यूशन है, मतलब कि एक हमारे ब्लड का सोल्यूशन है, ये जो रेड रेड ड्रॉप्स हैं, ठीक है, ये हमारा किसका है, ब्लड का सोल्यूशन है। तो अब यहाँ पे दो ही सिचुएशन आ सकती है, यानी कि अगर जो पीएच है हमारे ब्लड का वो हमारा कितना है, अप्रॉक्स 7.42, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो ये हमारा एल्कलोसिस हो जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा मतलब कम होता है तो ये हमारा हो जाएगा एसिडोसिस, ठीक है। अब ये दोनों ही कंडीशन हमारे लिए हार्मफुल है, तो इन दोनों ही कंडीशन को हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो अब जो हमारा बफर सिस्टम है इसमें हमारे दो सिस्टम्स और आते हैं, ठीक है। पहला हमारा आ जाता है यहाँ पे बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। तो आप लोग को पता है कि जो बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये हमारा एक तरीके का बफर ही होता है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को अगर हम समझें तो जो कार्बोनेट बफर सिस्टम है इसको हम कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के नेम से भी जानते हैं। बेसिकली इसमें हमारे दो चीज़ यूज़ होती हैं, एक हमारा होता है कार्बोनिक एसिड, ये भी यूज़ होता है, और इसके साथ साथ हमारा बाइकार्बोनेट बफर भी यूज़ होता है। तो अब आप लोग को यहाँ पे समझना है कि ये हमारा कैसे प्रिवेंट करता है, मतलब कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड है, ये हमारा ब्लड का पीएच 7.42 है, अगर ये एल्कलोसिस एसिडोसिस को ये कैसे मतलब प्रिवेंट करता है, ना ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक है, उस चीज़ को कैसे रोकता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हमारी आ जाती है एल्कलोसिस। तो एल्कलोसिस में आप लोग को पता है यहाँ पे हमारा क्या होता है, बेसिक, मतलब कि एल्कलोसिस को हम क्या कहेंगे, बेसिक कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पीएच लेवल है, जो ब्लड का पीएच लेवल है ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि जो हमारी एल्कलोसिस कंडीशन है, जब एल्कलोसिस हो रहा था तो उसमें क्या हो रहे थे, जो हमारे हाइड्रोजन आयंस है वो हमारे कम हो रहे थे, क्योंकि हमारा जो एल्कलोसिस था यहाँ पे क्या हो रहा है, पीएच का लेवल जब बढ़ेगा, मतलब कि जब बेसिक की तरफ ज़्यादा जाएगा तो हमारे जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इसी जगह में यहाँ पे जो मतलब कि एसिडोसिस वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे जो एसिडोसिस सेकंड कंडीशन है, इसमें आप लोग को पता है जब यहाँ पे हमारा पीएच लेवल कम होगा, मतलब कि एसिडिक की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो H+ आयंस होंगे वो हमारे बढ़ जाएंगे, मतलब हाई कंसंट्रेशन में हो जाएंगे। तो आप लोग को पता है ना, पता चल गया कि जो एल्कलोसिस है इसमें हमारा जब मतलब कि पीएच बढ़ रहा है तो इसमें हाइड्रोजन आयन हमारे क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे। और जो एसिडोसिस में हमारा ये जो पीएच मतलब कि घट रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारे हाइड्रोजन आयन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मेंटेन कैसे करते हैं, जो यहाँ पे जो एल्कलोसिस में मतलब कि जब पीएच बढ़ रहा था तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन कम हो रहे, तो अगर इसमें हम हाइड्रोजन आयन और ऐड कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और इसको हम दे देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस बन जाता है। तो एल्कलोसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन कम है इसमें हम हाइड्रोजन आयन बढ़ा देते हैं, और एसिडोसिस में जो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है इसमें हम हाइड्रोजन आयंस को घटा देते हैं। तो इस तरीके से बढ़ाने और घटाने की वजह से जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी वजह से अगर हम इसको बढ़ा घटा देते हैं तो इस वजह से हमारा जो मतलब कि इम्बैलेंस हुआ होता है, एसिड बेस जो हुआ होता है वो हमारा बैलेंस हो जाता है। तो पहली कंडीशन हमारी कौन सी थी, ये हमारी थी एल्कलोसिस वाली। तो इसमें हमारे हाइड्रोजन आयन कम होते हैं, तो इसी वजह से हमारा बेसिक नेचर का होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कार्बोनिक एसिड यूज़ करते हैं, और जो कार्बोनिक एसिड होता है ये हमारे H+ आयंस को रिलीज कर देता है, और इसकी वजह से हमारा जो पीएच होता है वो हमारा मेंटेन हो जाता है। तो अब ये बेसिकली हमारा रिलीज कैसे होता है, तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा होता है कार्बोनिक एसिड। तो जो कार्बोनिक एसिड होता है ये हमारा जब टूटता है, मतलब डिसोसिएट होता है, तो ये हमारे H+ आयन एंड HCO3 नेगेटिव में टूटता है, ठीक है। अब ये हमारा जो H+ आयन है ये हमारा रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे जो बचा हुआ यहाँ पे मतलब कि ये जो होता है
HCO3, यहाँ पे जो हमारे H2 है ना, तो एक तो H पॉजिटिव में निकल गया और यहाँ पे HCO3 नेगेटिव यहाँ से हमारा टूट जाता है, ठीक है। और ये हमारा जो H+ आयन होता है वो हमारा रिलीज हो जाता है। यानी कि एक तरीके से ये हमारा जो सॉल्यूशन था ब्लड का, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, कार्बोनिक एसिड को यहाँ पे हमने कार्बोनिक एसिड डाल दिया, ठीक है। अब जो कार्बोनिक एसिड है वो हमारा डिसोसिएट हो गया H+ एंड H2 HCO3 नेगेटिव में, ठीक है। अब यहाँ पे जो HCO3 नेगेटिव है वो हमारा निकल जाएगा और जो H+ आयंस है वो हमारे इसी पूरे सोल्यूशन में यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे और वो हमारे क्या करते हैं, एल्कोलिसिस वाली कंडीशन में H+ आयंस जो घटे हुए हैं उनको यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। फिर जो हमारा यहाँ पे जब धीरे धीरे H+ आयंस बढ़ते जाएंगे एल्कोलिसिस वाली कंडीशन में, फिर जो हमारा एल्कोलिसिस वाली जो कंडीशन है वो हमारी धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज में आने लगेगी और हमारा जो pH है वो हमारा बैलेंस होने लगेगा। सेकेंड हमारा आ जाता है एसिडोसिस में। तो एसिडोसिस में हम क्या करते हैं, तो एसिडोसिस में आप लोग को पता है कि H पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा उतना हमारे जो ब्लड का लेवल हो, मतलब जो ब्लड का pH होगा उतना ज़्यादा हमारे कम, मतलब कि डाउन में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो H+ आयंस होंगे वो हमारे एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। एसिडोसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हम डाल देते हैं अपने जो, मतलब कि इस वाले सोल्यूशन में हम डाल देते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब जो बाइकार्बोनेट डाल देते हैं तो बाइकार्बोनेट जो हमारा होता है ये हमारा होता है HCO3 नेगेटिव, ठीक है। अब ये हमारा क्या करता है, H+ आयन जो होते हैं ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब रिएक्शन करते हैं यानी कि जो एक्स्ट्रा वाले जो हाइड्रोजन है ये हमारे रिएक्ट कर देंगे बाइकार्बोनेट में और रिएक्शन के बाद ये हमारे क्या बना देंगे, कार्बोनिक एसिड बना देंगे। तो कार्बोनिक एसिड जब बन जाएगा तो यहाँ पे जो हमारी हाई अमाउंट में जो H+ आयंस है ये हमारे क्या हो जाएंगे, अब मतलब थोड़े थोड़े धीरे धीरे कम होने लगेंगे, मतलब नॉर्मल स्टेज में आने लगेंगे। एसिडोसिस वाली प्रॉब्लम जो यहाँ पे खत्म हो जाएगी और हमारा जो ब्लड का pH है वो हमारा यहाँ पे मेंटेन होने लगेगा। इस तरीके से हमारा ये एसिड बेस वाला सिस्टम यहाँ पे काम करता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मीन्स बफर सोल्यूशन में आप लोग को यही दोनों फंडे को यहाँ पे क्लियरली पढ़ना है। अब यहाँ पे हमारा बफर सिस्टम में सेकेंड सिस्टम दूसरा आ जाता है, यहाँ पे हमारा आता है फॉस्फेट बफर सिस्टम। तो जैसे कि हमने बाइकार्बोनेट वाले में पढ़ा वैसे ही सेम फंडा यहाँ पे भी काम करता है, बस यहाँ पे बाइकार्बोनेट की जगह यहाँ पे हम फॉस्फेट वाला फंडा यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे फॉस्फेट आयन होता है ये हमारे मतलब बेसिकली हमारे क्या कहलाते हैं, जैसे कि HPO4 नेगेटिव, ठीक है। अब ये हमारे दो पार्ट्स में, मतलब कि दो तरीकों से प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा होता है यहाँ पे मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट, मोनो मतलब सिंगल, तो यहाँ पे हमारा एक H+ आयन प्रेजेंट होता है और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट यानी कि डाई मतलब दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हमारा कहलाता है H2PO4 नेगेटिव। अब इनकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये इस फॉर्म में नहीं रहते हैं, मतलब कि ये हमारे इस फॉर्म में रहते हैं Na2HPO4। अब यहाँ पे जो हमारा 2 है, यहाँ पे जो हमारा मतलब यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये 2 हमारे यहाँ पे आ जाता है, Na में लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेकंड क्या है, H2PO4 नेगेटिव, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, NaH2PO4। अब H2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा H2 यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, तो ये हमारा Na पे कोई, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज होता तो Na पे लगता, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो Na पे कोई यहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो H2 है ये हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। ये बाकी सेम रहेगा, यहाँ पे हमारा सिर्फ Na लग जाएगा। तो ये इस फॉर्म में हमारे रिएक्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा ये जो है ये हमारा क्या मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये जो Na है, आप लोग को पता है कि ये हमारा Na जो होता है ये हमारा सोडियम होता है। अब यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, तो ये हमारा क्या होगा, डाई होगा, तो डाई सोडियम मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट कहलाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन पे 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहली कंडीशन का, जो कि हमारा क्या होता है, एसिडिक। अब एसिडोसिस में मतलब क्या होता है, एसिडिक, ठीक है, जिसमें हमारा जो pH हमारा डाउन एरो में जाता है, मतलब कम की तरफ जाता है और इसमें हमारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो हमारे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं और pH कम होता है हमारे, मतलब कि ब्लड का pH जब यहाँ पे कम हो जाता है तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, जो कि हमारा पहले वाला है उसके साथ। तो जब यहाँ पे हमारा डाई सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट जब H+ आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारा फॉर्म कर देगा सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। यानी कि सिंपल सा फंडा है, ये वाला जो, मतलब कि ये वाला जो हमारा डाई सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यहाँ पे सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में। तो ये हमारा Na+ यहाँ पे बाहर निकल गया और जो H+ होगा यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब जुड़ेगा यहाँ पे H+, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2 लग जाएगा। और यहाँ पे जो Na यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो एक Na यहाँ से निकलेगा तो ये हमारा यहाँ से एक निकल गया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा NaH2PO4 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट।
तो इसकी वजह से जो हमारे एक्स्ट्रा अमाउंट में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद जो एसिडोसिस वाली कंडीशन मतलब कि जिसमें हमारे हाइड्रोजन ज़्यादा है वो हमारी धीरे धीरे कम होने लगेंगे, और जो एसिडोसिस वाली प्रॉब्लम है वो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि धीरे धीरे एसिडोसिस वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे मेंटेन होने लगेगी, बैलेंस होने लगेगी, और हमारा जो पीएच होगा वो हमारा मेंटेन हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन आ जाती है हमारी एल्कोलोसिस। तो एल्कोलोसिस में आप लोग को पता है यहाँ पे हमारा पीएच ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस हमारे यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट रिलीज H+ आयंस टू मेंटेन पीएच। यहाँ पे जो हमारा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है वो हमारे H+ आयंस को यहाँ पे क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट को हम Na+ के साथ यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं। इसमें हमारा जो एक्स्ट्रा वाला Na+ है ये हमारा इसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर से हमारा यहाँ पे बन जाएगा Na2HPO4, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये H+, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाता है, पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा बन जाता है डाई सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट बन जाता है। और यहाँ पे जो इसका जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे हमारा रिलीज हो जाता है, और ये जो यही हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, इन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने लगता है। उसके बाद जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे यहाँ पे मेंटेन हो जाते हैं, और जो पीएच हमारा जो होता है बढ़ा हुआ होता है वो हमारा धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है और हमारा बैलेंस हो जाता है ब्लड का पीएच। यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन कम थे, यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, इनके साथ कंबाइन किया, और हमारी जो सिचुएशन क्रिटिकल कंडीशन में थी वो हमारी यहाँ पे मेंटेन हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा बफर सिस्टम है ये हमारा यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड आ जाता है यहाँ पे रीनल सिस्टम। तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो रीनल सिस्टम में हमको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, ये हमारा क्या होता है, बेसिकली किडनी वाला होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब जैसे कि एसिडोसिस में यहाँ पे हम क्या करते हैं, H+ आयंस को क्या करते हैं यहाँ पे मतलब कि घटा देते हैं, ठीक है। कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो ये हमारे हाइड्रोजन आयन को यहाँ पे रिलीज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एल्कोलोसिस में जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे कम हो जाती है तो उसको यहाँ पे क्या कर देता है, H+ आयंस को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे रीनल सिस्टम यहाँ पे काम करता है, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये बाइकार्बोनेट को भी यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड हमारा लास्ट आ जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब ये हमारा थोड़ा सा मतलब कि समझने वाला है। यहाँ पे ये हमारा क्या करता है, ये CO2 को क्या करता है, बाहर निकालने में और खींचने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ पे हमारे दो कंडीशंस आ जाती हैं, पहली आ जाती है हमारी एसिडोसिस, सेकंड आ जाती है हमारी एल्कोलोसिस। तो पहली कंडीशन में एसिड है, ठीक है, एसिडिक है, तो ये हमारे मतलब कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। एल्कोलोसिस में मतलब कि बेसिक है, तो ये हमारे हाइड्रोजन आयन यहाँ पे हमारे कम है। तो अब एसिडोसिस कंडीशन में हमारा यह क्या होता है, जैसे एसिडोसिस कंडीशन हो जाती है तो उसमें हमारा जो ब्रेन होता है वो ब्रेन एंड इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे स्टिमुलेट हो जाएंगे, और ये हमारे क्या कर देते हैं, रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा देते हैं। रिस्पायरेशन रेट मतलब हम सांस वगैरह लेते हैं उसको यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जितनी ज़्यादा सांस लेंगे वो हमारे जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको हम बाहर निकालेंगे, और ऑक्सीजन को उतना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे। तो उस केस में जो हमारे मतलब कि बार बार हम सांस ले रहे हैं ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो CO2 है ये हमारी बॉडी ब्लड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब CO2 के कम होने की वजह से जो हमारे ब्लड में H2CO3 है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो कार्बोनिक एसिड है जब ये हमारे ब्लड में कम हो जाएगा तो यहाँ पे जो pH है धीरे धीरे हमारा बढ़ने लगेगा। और जैसे कि आप लोग को पता है कि एसिडिक में हमारा pH कम था, ठीक है। अब यहाँ पे जब धीरे धीरे यहाँ पे pH हमारा बढ़ने लगेगा तो वो हमारे ब्लड के pH से मतलब कि बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वो धीरे धीरे हमारे क्या हो जाएगा, होमोस्टैसिस को रिस्टोर करेगा, मतलब कि धीरे धीरे हमारा जो pH होगा वो हमारा यहाँ पे मेंटेन होने लगेगा। तो ये हमारी हो जाती है एसिडोसिस वाली कंडीशन। अब एल्कोलोसिस वाली कंडीशन में क्या होता है, तो इसमें आपको इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। इसमें हमारा जो ब्रेन है इसके जो रिसेप्टर्स होंगे यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएंगे, और रेस्पायरेशन रेट जो होगा वो यहाँ पे हमारा घट जाएगा। और रेस्पायरेशन घटेगा तो ब्लड में हमारा जो CO2 है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब मतलब कि जब रिस्पायरेशन मतलब धीरे धीरे सांस हम लेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या होगी, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हमारी बॉडी में रहेगी, वो अगर तेज तेज सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी हमारी बॉडी में ज़्यादा आएगी ब्लड में, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है यहाँ पे हमारा बढ़ जाता है। यहाँ पे ब्लड में H2C मतलब कि कार्बोनिक एसिड जो है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है, और जो pH होता है वो यहाँ पे हमारा कम की तरफ जाता है, मतलब कि एसिडिक की तरफ जाता है, ठीक है। जो बढ़ा हुआ बेसिक की तरफ था वो हमारा धीरे 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 वो 7 से नीचे जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा जो pH होता है ब्लड का वो हमारा मेंटेन हो जाता है, ठीक है। ये जो हमारा होमोस्टैसिस होता है वो वापस से रिटर्न हो जाता है।
तो ये इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ है अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आज हमारा जो ये वाला चैप्टर है यूनिट सेकंड का जो हमारा सेकंड चैप्टर है आज इसी टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाकी आप लोग को नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिलीज़ का।